नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड ऑफ नॉलेज में। हमारा आज का वीडियो जो है ये अभी कल ही आए डिसीजन पर है, जो कि एक लैंडमार्क डिसीजन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और कल की डेट थी 7 नवंबर 2022। तो इस केस का नाम है जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस किस चीज़ से रिलेटेड है? दिस केस वॉज रिलेटेड टू 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या था? 10% EWS कोटा जो है जनरल कैटेगरी का एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में, उसको जो है ये चैलेंज किया गया था। अब थोड़ा सा मैं EWS कोटा और 10% रिजर्वेशन के बारे में बता देता हूँ। ये अमेंडमेंट जो बिल है, ये इसको जो है असेंट मिला था प्रेसिडेंट के थ्रू 12 जनवरी 2019 को, और 14 जनवरी 2019 से जो है ये लागू हो गया था। एक्चुअली ये है सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स में इसमें जो है अमेंडमेंट किया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट जितने भी हैं वो ज़रूरी नहीं है कि इसको लागू करें। ये उस पर स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो इसको अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि नहीं। अभी गुजरात ने जो है इसको इम्प्लीमेंट किया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी जॉब्स हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे इसको अप्लाई किया जा चुका है। इस बिल को थावरचंद गहलोत जी ने जो है इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट में, और ये पास हो गया था। बहुत ही हाई मेजॉरिटी से पास हुआ था। इसमें जो है 323 लोगों ने इसको पास किया था। और नरेंद्र मोदी जी ने इसको जो है इस बिल के पास होने के बाद इसको कहा था लैंडमार्क मोमेंट इन आवर नेशंस हिस्ट्री। तो ये इसके बिल के बारे में जो है कुछ पॉइंट्स थे जो इम्पोर्टेंट थे, जो जानना ज़रूरी है। अभी क्या हुआ, हाल ही में कुछ दिन पहले मद्रास के जो है एक मद्रास हाई कोर्ट के एक जज हैं जो रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने जो है हाल ही में एक जगह पे जो है कमेंट किया। ये जस्टिस के चंद्रू हैं, जिनको जो है एक मेमोरियल लेक्चर के लिए बुलाया गया था, और वहाँ पे इन्होंने सोशल जस्टिस एंड इंडियन जुडिशरी टॉपिक पे जब कमेंट किया, तो इन्होंने कहा कि जो ये 10% रिजर्वेशन है EWS कैटेगरी का, ये एक फ्रॉड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, और इसको जो है सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और इन्होंने और भी बहुत सारे चीज़ों को लेकर बोला, जैसे कॉलेजियम सिस्टम को बहुत क्रिटिसाइज़ किया है। और जैसे मतलब इन्होंने कहा कि हायर क्लास के लोग जो हैं यही जुडिशियल सिस्टम में जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो है डोमिनेंट पोजीशन पे हैं, तो इनको भी जो है चेंज करना चाहिए इनके हिसाब से। तो इन्होंने कहा है कि विमेन का और माइनॉरिटीज़ का और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन भी ठीक से नहीं हो रखा है इन इंस्टीट्यूशन में। तो इस चीज़ को लेके जो है काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया, और काफ़ी लोग इस पे जो है डिबेट भी कर रहे हैं। तो फिलहाल जो है हमारा जो ये केस है ये भी इसी चीज़ से रिलेटेड है कि जो 10% EWS कोटा में जो रिजर्वेशन दिया गया है, एक उस स्पेशल कंडीशन के थ्रू इकोनॉमिक बैकवर्ड जो जनरल क्लास में आते हैं उनको जो है ये कोटा दिया गया है। क्या ये सचमुच फ्रॉड है कॉन्स्टिट्यूशन पे? तो ये जो है इस केस में डिसाइड किया गया। तो ये जो है 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था, इसमें जो है मेजॉरिटी जो जज दिया है इसको 3:2 से डिसाइड किया गया है। तो इसमें जो 3 जजेस जो फेवर में थे, जिन्होंने कहा कि नहीं ये बिल्कुल सही है और ये कोई फ्रॉड नहीं करता, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को उन्होंने जस्टिफाई किया है। तो इसमें जो है जस्टिस दिनेश त्रिवेदी जी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस JB पारदीवाला जो हैं, इन्होंने जो है इसको वैलिड कहा है। जबकि जो चीफ जस्टिस हैं हमारे जस्टिस UU ललित जी एंड जस्टिस S रविंद्र, इन्होंने जो है इसको डिसेंटिंग जजमेंट दिया है और इसको नेगेटिव कहा है कि ये फ्रॉड है। अब देखते हैं इस केस में इशू क्या थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस केस के इशू थे कि वेदर 103rd अमेंडमेंट
इज वायलेटिव ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर फॉर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन सोली ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया। ये पहला इशू था हमारा। दूसरा, वेदर द अमेंडमेंट इज वायलेटिव ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर फॉर एक्सक्लूडिंग द पुअर अमंग द SC ST OBC कम्युनिटी फ्रॉम EWS कोटा। और थर्ड जो हमारा इसमें इशू था, वेदर द अमेंडमेंट इज वायलेटिव ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर फॉर ब्रीच ऑफ सीलिंग ऑफ 50% लिमिट। तो ये 3 तरीके के क्वेश्चन जो है यहाँ पे डिसाइड किए गए थे, जिसमें जो है पहला ये था कि क्या इकोनॉमिक क्राइटेरिया के सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया के हिसाब से ही बैकवर्डनेस, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के हिसाब से ही 103rd अमेंडमेंट जो किया गया है, क्या ये ठीक है, ये डिसाइड करना था। दूसरा, क्या इसमें जो है SC ST OBC के लोगों को भी इंक्लूड करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। और तीसरा ये था कि 50% लिमिट, जो जैसे कि हम जानते हैं कि 50% का लिमिट जो है रिजर्वेशन में बना हुआ है, 50% से ज़्यादा जो है रिजर्वेशन नहीं होने देते हैं रूलिंग्स में या सुप्रीम कोर्ट में, या जैसे कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने रूलिंग्स में बताया हुआ है। तो इसमें मेजॉरिटी व्यू ने जो है क्या निर्णय लिया, क्या अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू रखा और कैसे जस्टिफाई किया, वो पॉइंट मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो अमेंडमेंट इज नॉट वायलेटिव ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑफ द अबव इशू। Reservation is structured singularly on economic criteria does not violate the basic structure of constitution। इसमें जस्टिस महेश्वरी जी ने क्या जो है अपना रेशियो डेसिडेंडी दिया है। रेशियो डेसिडेंडी वो होता है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसके बिहाफ पे उन्होंने अपना डिसीजन जो है मेक किया, डिसीजन दिया। तो जस्टिस महेश्वरी जी कहते हैं रिजर्वेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एफर्मेटिव एक्शन बाय स्टेट सो एज टू इंश्योर ऑल इंक्लूसिव अप्रोच। It is an instrument not only for inclusion of socially and educationally backward classes. Reservation for EWS does not violate basic structure on account of 50% ceiling limit because it is not flexible। तो इनका कहना है कि रिजर्वेशन एक तरीके का हथियार है, इंस्ट्रूमेंट है, जो अफर्मेटिव एक्शन को जो है इंश्योर करता है। अफर्मेटिव एक्शन मतलब रिजर्वेशन, जो भी नीचे तबके के जो लोग हैं, जो नीचे रह गए, जो इन चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाए, उनको जो है ये रिजर्वेशन दिया जाता है जिससे कि वो इक्वालिटी जो है कर सके। तो स्टेट इसके लिए एम्पावर है। स्टेट आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में स्पेशल क्लास के लिए रिजर्वेशन का क्राइटेरिया बना सकती है। तो ये जस्टिस महेश्वरी जी का जो है कमेंट था। जस्टिस त्रिवेदी जी ने क्या कहा है, Judge state has come out with amendment for with advancement of EWS categories. The impact amendment has to be treated as an affirmative action by the parliament for the benefit of EWS class. It cannot be said to be unreasonable classification. Treating EWS as separate class would be a reasonable classification. Just as equals cannot be treated unequally, unequals cannot be treated equally. Treating unequals equally violates equality under the Constitution. The amendment creates the separate class of EWS. The exclusion of social economic backward classes cannot be said as discriminatory or violative of Constitution। तो ये इन्होंने कहा है कि जो अमेंडमेंट जो किया गया है अफर्मेटिव एक्शन के, जो दिया गया है EWS क्लास को, वो जो है वायलेटिव नहीं है, क्योंकि ये वो एक तरीके का रीजनेबल क्लासिफिकेशन है। और हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 14 में स्टेट जो है राइट टू इक्वालिटी और राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो इसके अंदर जो है आर्टिकल 14 के अंदर ही जो है एक क्लास को जो है स्पेशल क्लास बना सकती है, जिनको जो है स्पेशल तरीके से उनको फेवर किया जा सकता है। बस शर्त यह है कि उसको रीजनेबल क्लासिफिकेशन होनी चाहिए। तो इसमें इनका कहना यह है कि जो EWS के जो कैंडिडेट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनका वो स्टार्टिंग से ही इक्वल नहीं है, वो पहले से ही अनइक्वल है। उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, ठीक कॉलेज में पढ़ नहीं पाते हैं, या और भी बहुत सारी चैलेंजेस होते हैं उनके लाइफ में, जिनकी वजह से वो ठीक से अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो इस केस में उनको हेल्प किया जाता है कि वो आएँ और इसका फ़ायदा उठा के सोसाइटी में वो भी इक्वलिटी के उसमें प्रिंसिपल पे कायम हो सके।
तो जो ये ईडब्ल्यूएस को जो है एक सेपरेट क्लास बनाया गया है वो वैलिड है और जस्टिफाइड है। और इसमें जो है जो एससी एसटी और ओबीसीज को क्यों नहीं इंक्लूड किया गया है, क्योंकि वो एक अलग क्लास है, उनको जो है अलग से रिजर्वेशन मिला हुआ है। और अगर गवर्नमेंट इसमें बनाना चाहती है कि अगर उनको भी इंक्लूड करना चाहती है तो उनके उन्हीं के कैटेगरी में ही जो है जैसे हम जानते हैं कि 15% जो है मिला हुआ है रिजर्वेशन एससी को और 7.5% जो है एसटीज़ को है। तो ये जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया जो पहले से बने हुए हैं उनमें भी जो इकोनॉमिक बैकवर्ड होंगे ये उनको उनके अंदर ही सब क्लासिफिकेशन करना चाहिए। तो ये जो है इन्होंने यहाँ पे बेसिकली इन्होंने इतना कहा है कि ईडब्ल्यूएस एक सेपरेट क्लास है और ये एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन है और ये जो है वैलिड है। जस्टिस त्रिवेदी एंड परदीवाला जो है इन्होंने ये भी कहा है कि जो रिजर्वेशन का जो टाइम लिमिट है इस पर भी जो है बात करनी चाहिए। तो इस पे भी जो है टाइम स्पैन, जैसे हम देख रहे हैं कि रिजर्वेशन जो है कई सालों से चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। जिस तरीके से हर बार हर 10 ईयर्स पे अमेंडमेंट किया जाता है इसमें और इसका टाइम लिमिट बढ़ा दिया जाता है, तो इस पर भी जो है कब तक ये चलता रहेगा इस पर भी जो है डिस्कशन होना चाहिए। तो ये हमारा मेजॉरिटी व्यू था। और अब हम देखते हैं डिसेंटिंग व्यू, मतलब ये किस तरीके से जो है वैलिड नहीं है। इसमें जो है सीजीआई यूयू ललित एंड रविंद्र भट्ट जी ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया है, आर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट परमिट एक्सक्लूजन and this amendment undermines the fabric of social justice and thereby the basic structure. This amendment is deluding us to believe that those getting social and backward class benefit is somehow better placed. This court has held that Article 16(1) and 16 Clause 4 are facets of same equality principle. तो इनके हिसाब से ये कहना है कि किसी को एक्सक्लूजन नहीं करना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक्सक्लूड नहीं करता है, सब लोगों को जैसे इक्वलिटी में बना के रखना चाहिए। तो यहाँ पे एससी एसटीज और ओबीसीज को एक्सक्लूड करना ये एक सोशल जस्टिस के अगेंस्ट है और ये एक बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जो है चला जाएगा। और दूसरा पॉइंट यहाँ ये कहते हैं कि जैसे जो लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा है एससी एसटीज और ओबीसीज में स्पेशल क्लासेस को, ये अमेंडमेंट ये दिखाता है कि वो लोग ईडब्ल्यूएस कोटा से जो है बेटर प्लेस्ड है, मतलब उनकी पोजीशन अभी ईडब्ल्यूएस कोटा से अच्छी है, ये यहाँ पे इन्होंने ऑब्जर्व किया। जबकि ऐसा है नहीं, मतलब इनके हिसाब से यूयू ललित जी और एस रविंद्र भट्ट जी के हिसाब से द कैरेक्टराइजेशन ऑफ एक्सक्लूडिंग द पुअर ऑफ सोशल इकोनॉमिक social educational backward classes is incorrect. So what is described as benefits cannot be understood as free pass. It is a compensatory mechanism to reparate. The exclusion is based on social origin which destroys the equality code. तो इनका कहना है कि यहाँ पे एससी एसटीज और ओबीसीज को जो ईडब्ल्यूएस कोटा से आउट करके रखा है, मतलब निकाल के रखा है, उसमें उनको बेनिफिट नहीं मिलता है। ये एक तरीके से जो है इक्वलिटी को डिफीट करता है। हमारा जो राइट टू इक्वलिटी है आर्टिकल 14, ये उसमें जो है फिट नहीं बैठता है, क्योंकि जो रिजर्वेशन जो दिया जाता है वो एक तरीके का जो है उनको इक्वलिटी देने का जो है तरीका है और वो क्लासिफिकेशन है। लेकिन अब फिर से एक और क्लासिफिकेशन करके जो है फिर से एक बार इनजस्टिस उनके साथ किया जा रहा है। तो ये यहाँ पे इन्होंने ऑब्जर्व किया है। यहाँ पे ये एक और पॉइंट कहते हैं, दे ऑल्सो पॉइंट अगेंस्ट ब्रीचिंग द 50% सीलिंग इन मैटर्स ऑफ रिजर्वेशन। ही सेड परमिटिंग ब्रीच ऑफ 50% would result in compartmentalization. The rule of right to equality will become right to reservation, taking us back to चंपकम तुरई राजन। तो इनका ये कहना है कि जो 50% का सीलिंग जो बना के रखा हुआ है रिजर्वेशन में, वो भी यहाँ पे वायलेट हो जाता है। और दूसरा इस तरीके से कि
सारे कैटेगरीज के अंदर अपना 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 जो है कंपार्टमेंट बन जाएगा। जैसे EWS कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में जो है 10% का एक कंपार्टमेंट बन गया है कि उसमें सिर्फ EWS ही आएंगे। वैसे ही क्या सब में भी सारे जो SC STs और OBC सारे बैकवर्ड क्लासेस हैं, क्या उसमें भी इस तरीके का कंपार्टमेंट बनाना चाहिए? तो यहाँ पे ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट जजमेंट था, जहाँ पे जो है 3:2 से 10% EWS कोटा को जो है वैलिड कर दिया गया है, और ये एक तरीके से जो है कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको ये डिक्लेयर कर दिया गया है। जबकि CGI यूयू ललित जी इसके अगेंस्ट में थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे सारे जजेस का जो वोटिंग होता है वो बराबर होता है। ऐसा नहीं होता कि CGI है तो उनकी वोटिंग जो है ज़्यादा हो जाएगी और उनको वैल्यू ज़्यादा, उनके जो जजमेंट की वैल्यू वो हो जाए ज़्यादा हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आप सबको अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।